ब्लो ब्लो द विंटर विंड, इसको लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है? अगर देखा जाए तो अंग्रेजी के जो सबसे महान कवि में इसका स्थान आता है। किसका स्थान आता है? विलियम शेक्सपियर का। अब आते हैं इसके बारे में जो आपकी बुक में दिया गया, इसका इंट्रो, इसका परिचय दिया हुआ है, उसको जानते हैं। पहला है विलियम शेक्सपियर, born in 1564 and died in 1616। तो यानी ये पैदा हुए 1564 में और 1616 ईस्वी में मर गए, है ना। ये क्या है? द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, यानी यह एक महानतम प्ले राइट अर्थात नाटककार और कवि थे अंग्रेजी साहित्य के। कौन सी साहित्य के? ये अंग्रेजी साहित्य के महानतम, ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री आ गया ग्रेटेस्ट, तो अंग्रेजी के महानतम कवि और नाटककार थे। वॉज द थॉट ऑफ 8 चिल्ड्रेन बोर्न टू अ ग्लोब मेकर इन स्टेटफोर्ड ऑन एवन इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के स्टेटफोर्ड में पैदा हुए एक व्यक्ति जो कि ग्लोब मेकर थे, उसके तीसरे संतान थे। कौन से संतान थे? तीसरे। यानी ये अपने 8 भाई बहन में तीसरा नंबर पर था। यहाँ लिखा हुआ है वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रेन, यानी 8 में से तीसरे स्थान पर ये थे। कौन? विलियम शेक्सपियर। और इसके पिताजी जो थे ग्लोब मेकर थे। क्या थे? और पैदा हुए थे इंग्लैंड में। कहाँ पर पैदा हुए थे? तो याद रखेंगे कि उसके पिता का व्यवसाय था ग्लोब बनाना और इसके 8 भाई बहन थे और ये तीसरे संतान थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, यानी कि वो बहुत ही कम एक साधारण शिक्षा लिए थे। ये बहुत ज्यादा विशेष शिक्षा ये नहीं ले पाए, क्योंकि पिताजी ग्लोब मेकर थे अर्थात एक छोटा सा कारीगर थे, समझिए। बहुत कम उसकी आमदनी रही होगी। और दूसरी बात ये हो गई कि 8 चिल्ड्रेन यानी 8 भाई बहन, तो उसका भरण पोषण ही मुश्किल हो जाता होगा। तो ऐसे कंडीशन में इसका अच्छा एजुकेशन, वेल एजुकेशन दे पाना क्या संभव था? नहीं था। कहता 18 यानी 18 वर्ष की उम्र में ही मैरिड एन हाथवे एंड सून मूव्ड टू लंदन, यानी 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने एन हाथवे नाम की एक महिला से शादी किया और बहुत ही जल्दी वो वहां से मूव कर गए लंदन को। कहाँ चले गए? लंदन चले गए। विद इन अ फ्यू ईयर्स, यानी कुछ ही वर्षों में, ही वॉज वेल नोन एज अ लीडिंग एक्टर एंड प्ले राइट, यानी कुछ ही वर्षों के अंतराल में ये एक लीडिंग एक्टर के रूप में, यानी मुख्य हीरो के रूप में, मुख्य अभिनेता के रूप में, और प्ले राइट यानी नाटककार के रूप में विकसित हो गए, विख्यात हो गए। हिज ग्रेट ट्रेजेडीज इंक्लूड, यानी इसके प्रमुख जो वर्क हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, पहला हेमलेट जो कि 1602 का है, ओथेलो 1604, किंग लेयर 1605, ऑन मैकबेथ 1606। इस तरह से कुछ अलग अलग रचनाएं हैं जिसका डेट भी दिया गया है। अब आगे देखते हैं। ही रोट 154 सनेट्स। कितने सनेट्स लिखे हैं? 154, 154। और सनेट्स के बारे में हम बताए थे पहले भी आप लोगों को, 14 लाइन वाली कविताओं को सनेट्स कहा जाता है। कहता सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, यानी उसमें से कुछ कविताएं जो थी वो आकर्षक युवा व्यक्ति, वो कौन था? द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हुम द पोएट्स अर्ज टू मैरी, यानी कि इसमें से जो है बहुत सारी कविता जो है वो साउथहैम्पटन के एक राजा थे। अर्ल का मतलब होता है राजा या सामंत भी बोल सकते हैं। तो साउथहैम्पटन के जो राजा थे बहुत ही आकर्षक युवा व्यक्ति थे। उस पर आधारित इसके सनेट्स हैं, जिसमें कि उस सनेट में ये उसको शादी करने की विनती करते हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं अपनी कविताओं में। कौन? विलियम शेक्सपियर। कहता अदर्स टू द मिस्टेरियस डार्क लेडी, और कुछ कविताएं एक रहस्यपूर्ण, एक रहस्यमयी काली स्त्री पर आधारित है। अ लव ट्रायंगल टू मेन टू अ वुमेन इज सजेस्टेड इन अ नंबर ऑफ सनेट्स, और इसमें बहुत सारे इसके सनेट्स में लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। एक पुरुष और
2 महिला, यहाँ के सॉरी 2 men to a woman, यानी कि 2 पुरुष और 1 महिला के लव ट्रायंगल को दिखाया गया है। लव का जो त्रिकोण बन जाता है, 1 महिला है और 2 पुरुष हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को उन्होंने अपने सनेट्स में दर्शाया है, दिखाया है। अब यहाँ ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज अबाउट मेंस इनग्रेटिट्यूड, ये ब्लो ब्लो द विंटर विंड जो है यह मानव के कृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड का मतलब था कृतज्ञता, या आप बोल सकते एहसान फरामोश बोलते हैं ना, एहसान फरामोशी पर आधारित है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, द कोल्ड विंटर वाइन डज नॉट काउज सो मच सफरिंग एज अ मेंस इनग्रेटिट्यूड, कहा जाता है जो कठोर यानी ठंड सर्दी की जो हवाएं होती है वो उतना ज्यादा इंसान के पीड़ा का कारण नहीं बनती है जितना कि मानव का कृतज्ञता बन जाता है। कृतज्ञता अर्थात मानव का एहसान फरामोशीपन उतना इंसान के लिए दुख का कारण बन जाता है। इसी चीज को इस कविता में बयां किया गया है। ठीक है, अब इस कविता के बारे में, इससे बिहाइंड स्टोरी, इसके पीछे की कुछ कहानी हम लोग देखें तो देखिए, वहां पर जो है इसके क्षेत्र में एक राजा हुआ करते थे। उस राजा का नाम था सीनियर फ्रेडरिक, यानी कि सीनियर फ्रेडरिक बड़े भाई थे, 2 भाई, फ्रेडरिक 2 भाई, एक बड़े भाई और एक। तो सीनियर फ्रेडरिक को उसके छोटे भाई क्या करते हैं, अपने राज्य से निकाल देते किसी प्रकार, कहते हैं उस पे वो भरोसा किया और भरोसा का उसको क्या खामियाजा भोगना पड़ा और अपने ही भाई को महल से निकाल दिया। लेकिन ये सीनियर फ्रेडरिक जो है ये काफी अच्छे व्यक्ति थे, तो कुछ जो इसके सपोर्टर थे, जो उसको मानने वाले थे, तो राजा को जो राज्य से निकाल के जंगल भेज दिया। जैसे प्राचीन कहावत जो है हम लोगों में भी रामायण में जो दिया गया है कि श्री राम जी को राजा का दर्जा मिलना था, लेकिन उसकी सौतेली माँ कैकेयी ने अपने बेटे को राजा बनाने के उद्देश्य से श्री राम को वनवास भेज दिया था ना ऐसा। और श्री राम बिना कुछ सोचे समझे वो माँ की आज्ञा और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वो वनवास 14 साल तक जंगल में रहे, एक राजा का पुत्र होते हुए भी। तो वहाँ पर एक किस प्रकार माँ बाप के डिसीजन को माना जाता है वो उसमें उस एक धार्मिक ग्रंथ उसमें दिया गया है। तो ऐसा ही यहाँ पर क्या था, बड़े भाई जो अच्छे व्यक्ति थे, छोटे भाई के द्वारा उसको जो है जंगल में भेज दिया गया। वहां पर आर्डन का जो एक जंगल था उसी जंगल में इसको भेज दिया गया। तो इसके साथ क्या थे, इसके कुछ हिमायती लोग जो थे, हिमायती समझ में आता है ना, इसके प्रशंसक जो थे, जो ओल्ड फ्रेडरिक जो थे उसके सपोर्टर जो थे उसके साथ चले गए। उसी में से एक व्यक्ति था लॉर्ड एमिन्स। कौन था? लॉर्ड एमिन्स। वही लॉर्ड एमिन्स एक गीत गाता है। क्या गाता है? गीत। ये जो ब्लो ब्लो द विंटर विंड है ये एक लिरिक है। क्या है? लिरिक यानी संगीत है। यह गाता है अपने राजा को संतावना देने के लिए, जो कि राज छोड़ के जंगल आ गए, उसको संतावना देने के लिए, और इंसान का जो एहसान फरामोशीपन है उसको भी व्यक्त किया गया इस कविता में। यह गीत गाते हैं, वही गीत प्रस्तुत है आपके पाठ में। यहाँ तक समझ में आया? और यहाँ पर जो है एक इसका एक ये बुक है, वहां से लिया गया है। इसका थोड़ा सा नाम भूल रहे हैं कहाँ से लिया गया। इसका एक रचना है, वहीं से लिया गया ना। रचना का नाम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा हमसे, फिर बाद में बता दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग कविता पे आते हैं। हालांकि वो आपके बुक में नहीं दिया गया कौन से रचना से लिया गया, ऐसा प्रश्न आपके बुक में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बुक में ये बताया ही नहीं गया है। तो चलिए हम लोग कविता पर जाते हैं। ठीक है, पहला है ब्लो ब्लो दाव विंटर विंड। यहाँ दाव का मतलब यू होता है और दाई का मतलब होता है योर। ये दोनों शब्द आप लोग याद रखेंगे। ब्लो ब्लो दाव विंटर विंड, दाव आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड। अब यहाँ बताते हैं बहो बहो ऐ सर्दी की हवा। अब देखो यहाँ पर क्या हम सर्दी में बोले हैं कि कठोर हवा और बहो, हम लोग कहते हैं हे भगवान हवा थोड़ा बंद हो तो सर्दी घटे। सामान्य व्यक्ति तो यही कहेंगे ना, लेकिन ये जो कौन है लॉर्ड एमिन्स महोदय जो है ये कहते हैं बहो बहो ऐ सर्दी की कपकपाने वाली हवा और बहो, ब्लो ब्लो दाव विंटर विंड, बहो बहो तुम ठंडी की हवा बहो, दाव आर्ट नॉट सो अनकाइंड,
तुम्हारा जो ये कला है, तुम्हारा जो ये कृत्य है, बहुत ज्यादा निर्दयी नहीं है। अनकाइंड का मतलब होता है निर्दयी या कष्ट पहुंचाने वाला नहीं है। एज मेंस इन ग्रेटिट्यूड, जितना तुम्हारा यह निर्दयता, बहुत ज्यादा ठंडी की हवा बहो, तुम्हारा यह निर्दयता उतना कठोर नहीं है जितना कि इंसान का एहसान फरामोशीपन होता है। यानी तुम्हारा ये जो सर्दी की हवा को कहते हैं बहने के लिए, तुम कितना भी बह लोगे, तुम उतना कष्ट नहीं पहुंचा पाओगे जितना कि इंसान के द्वारा एहसान फरामोशी होने पर होता है। अगर कोई इंसान हमको धोखा दे दे, उस समय में जितना कष्ट होता है उतना कष्ट तुम्हारे बहने से कभी भी होने वाला। अब देखिए आगे कहते हैं, दाई टूथ इज नॉट सो कीन, दाई यानी तुम्हारा दांत जो है बहुत ज्यादा तीखा नुकीला नहीं है। बिकॉज दाउ आर्ट नॉट सीन, क्योंकि तुम्हारे जो ये कार्य हैं वो देखे नहीं जा सकते। क्या हवा को देखा जा सकता है? कहता है कि ऐ ठंडी की हवा, तुमको जितना चाहना है बहो, चूंकि तुम्हारे द्वारा दिया गया कष्ट मानव के द्वारा दिए गए एहसान फरामोशी के कष्ट से कहीं कम है। तुम्हारा कष्ट कम है और मानव के द्वारा दिया गया कष्ट ज्यादा है। और कहते हैं और तुम्हारे दांत भी उतने नुकीले नहीं हैं, क्योंकि तुम्हारा यह कृत्य कभी देखा नहीं जा सकता। किसका कृत्य नहीं देखा जा सकता? हवा का। Although thy breath be rude, लेकिन थोड़ा सा जब तुम बहती हो थोड़ा कठोर तो होता है, थोड़ा रूड तो होता है। रूड का मतलब था कठोर। अब देखिए आगे बता रहे हैं, हाई हो सिंग हाई हो unto this green holy most friendship with fanning most loving mere folly। अब यह कहते हैं कि यहाँ पर हाई हो जो होता है लिरिक को मिलाने के लिए एक संगीत सूचक शब्द है। यहाँ पर कहते हैं कि ये ग्रीन ओली, ये जो जंगल के रहने वाला जो ग्रीनरी है, ये हरियाली है, ये काफी खूबसूरत जगह है। आप कहते हैं मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग, बहुत ही ज्यादा दोस्ती भी जो होता है ना, यह धोखा है। मोस्ट लविंग मेयर फोली, और बहुत ज्यादा प्रेम भी मूर्खता है। बहुत ज्यादा प्रेम भी क्या है? मूर्खता है। अब कहते हैं देन हाई हो द होली द लाइफ इज मोस्ट, लेकिन फिर भी इंसान चाहे कंडीशन कैसी भी आए, कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, अपने आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। क्योंकि दूसरे लाइन में द लाइफ इज मोस्ट जोली, क्योंकि ये दुनिया काफी खूबसूरत है। किसी एक के द्वारा किए गए कृत्य से आपका जीवन खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन में और भी खूबसूरती है। आप कहीं भी रहें अपने आप को खुश रख सकते। ये मैसेज है इंसान के लिए। तो पहला स्टेंजा में हवा के साथ बात किया जा रहा है। अब यहाँ कहते तुम्हारे दांत नुकीले नहीं है, तो हवा को कभी दांत होता है? लेकिन कवि ने इसको हवा को एक इंसान के रूप में बताया है, तब ना दांत के बारे में बताया और हवा से बात कर रहे हैं। अर्थात इसका कवि का इमेजिनेशन है कि हवा क्या है? इंसान रूप में हो। किसके रूप में हो? अब सेकेंड स्टेंजा में आते हैं, फ्रीज फ्रीज द बिटर स्काई। अब आसमान से बात किया जा रहा है, आकाश से। किससे? फ्रीज फ्रीज द बिटर स्काई, कहता बहुत ठंडे हो जाओ है कठोर आकाश। यहाँ पर बिटर का मतलब यहाँ कठोर या निर्दयी बोला जा सकता है, बहुत ज्यादा कष्ट के साथ जब बोलते हैं। अब यहाँ बोलते हैं कि आप बहुत ठंडी हो जाओ, ऐ आसमान बहुत ठंडे हो जाओ, फ्रीज हो जाओ। फ्रीज का मतलब ठंडा। Thou dost not bite so high as benefits for God, कहता है लेकिन तुम्हारा जो होता है, तुम्हारा जो काटना जो होगा, तुम जो बाइट करोगे, आकाश को कहता है तुम जितना चाहो ठंडा हो जाओ, लेकिन तुमसे जो कष्ट मिलेगा, तुम्हारा जो काटना होगा उतना खतरनाक नहीं होगा जितना कि एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, जितना कि जो हम कुछ लोग मतलब के लिए जब भूल जाते हैं, उतना उसके बाद जो दुख होता है उतना तुम्हारे ठंडे होने से दुख होने वाला नहीं है। कहता दो दाओ द वाटर्स रेप द स्टिंग इज नॉट सो शार्प अब फ्रेंड्स रिमेम्बर्ड नॉट। अब यह कहते हैं कि ठीक है, तुम हवा की वो पानी की वो धार हो, पानी की एक धार हो, बहुत आकाश को कहता सर्द हो जाओ, वहां से जब तुम गिरोगे टुकड़े होकर के बारिश के रूप में या ओले के रूप में, तो वो उतना भी कठोर नहीं होगा।
उतना भी कठोर नहीं होगा। द स्टिंग इज नॉट सो शार्प, क्योंकि तुम्हारा जो डंक मारना, स्टिंग एक शब्द आया है, स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। क्या होता है? डंक मारना। तुम्हारा डंक मारना जो है इतना भी तेज या इतना भी कठोर नहीं है। शार्प का मतलब होता है नुकीला, और तुम जो डंक मारे, डंक कौन मारता है? बिच्छू, सांप, यही सब ना डंक मारता है। तो तुम्हारा दंश, देखो तुम्हारा दंश उतना भी नुकीला नहीं है, उतना भी तेज नहीं है, जितना कि एज फ्रेंड रिमेम्बर्स नॉट, जितना कि किसी मित्र के याद नहीं करने पर होता। मान लो कोई हमारा प्रिय मित्र है और जब हमें याद नहीं करता है, उससे जो दुख होता है उससे कहीं कम दुख ये आसमान के ठंडे होने से और उससे ठंडी बारिश होने से होगा। और उसके कहता है कि देखो यहाँ पर दो स्टेंजा, एक प्राकृतिक तत्व किसको लिया गया? हवा को, और दूसरा किसको लिया गया? आसमान को, और आसमान के साथ पानी को भी जोड़ दिया गया। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहा है कि प्राकृतिक चीज, कवि का जो अर्थ है, अंत में थोड़ा सा 2 लाइन ले लेते हैं फिर बताते हैं। कहता है हाई हो, सिंग हाई हो अनटू द ग्रीन होली, मस्ट फ्रेंडशिप इज फैनिंग, मस्ट लिविंग इज फॉली। फिर वही बात कहता है कि मस्ती में गाते रहो, ये दुनिया काफी खूबसूरत है, लेकिन बहुत ज्यादा दोस्ती करना भी मिथ्या है, मिथक है, और बहुत ज्यादा प्रेम जो होता है किसी से हम बहुत ज्यादा पसंद करते